तो बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको अच्छे तरीके से आते हैं, मैंने सिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं करूँगा आपका। इसके अंदर से एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पहले का दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। 140 का हमको क्या करना है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखो किस तरीके से करूँगा मैं। ये मैंने लिखा 140, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग दूंगा क्योंकि ये सम संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, वो भी सम संख्या है। तो 2 से दूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा, ये 70 बढ़ जाएगा, है ना। 2 7 14 और 0 ऐसा कैसे ही। फिर 2 से दूंगा तो 2 3 6, एक बचेगा, एक इसको रह देंगे तो 10 बन जाएगा। तो 2 5 10। अब देखो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से कर देते तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब हम करेंगे उसके बाद 5 से, तो 5 और 7 तो 35, और अब कैसे जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7। तो जो 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140, ये आ गया, है ना। 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी करेंगे हम। दूसरा तो होमवर्क है, तीसरा करेंगे। तो बेटा देखो तीसरा सवाल के अंदर क्या है, 38 25। तो देखो पीछे 5 है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, है ना। 3 से करके देखते हैं हम, तो पहले चेक कर लेते। देखो 3 से कैसे देखते हैं हम करके, तो अब इन संख्याओं को गिन लेते हैं। जैसे 3 और 8 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब 18, 18 3 के बारे में आता है क्या, हाँ आता है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से इसमें भाग चला जाएगा। तो देखो देखते करके, तो 3 एकम 3, ओके, 3 दूना 6, 2 इसमें तो बचे, इधर दे दिए, ये 22 बन गया। 3 7 21, इसमें से 1 बचा, इधर दे दिया, 15 बन गया ये। 3 5 15। फिर चेक करेंगे, देखो तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के पाड़े में आता है, तो ये भी 3 से चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 इसको ले जाए, 3 5 15। अब देखो 4 और 2 6 और 5 11, अब ये शायद 3 के पाड़े से नहीं जाएगा। तो देखते हम करके, 3 एकम 3, 1 बचेगा इसको रह देंगे, 3 चौक 12, फिर 5 बचेगा, तो 5 में 3 से भाग जाएगा नहीं। तो अब हम 3 से नहीं जा रहा है, तो अब 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 5 है। तो अब देखो यहाँ पीछे 5 है, तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 8 40, 2 बचेंगे, 2 इसको रह देंगे, 5 का 25। ठीक है बेटा, 5 8 40, 2 इसको रह दिए, 5 का 25। फिर 5 से चल जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 इसको रह दिए, 5 और 7 35। अब देखो 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। तो इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिला हमको, इसके अभाज्य गुणनखंड 38 25 के 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ओके ठीक है, अगली के बारे में बात करते हैं। 5005। तो देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम संख्या है। 3 से देखते तो 3 देखो, 5 और 5 10, 10 तो 3 के पाड़े में आते नहीं है, 3 से जाएगा ही नहीं है। करके देखते एक बार, 3 एकम 3, 2 बचेंगे इसको रह देंगे, क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 3 चंग 18 आएगा, फिर 2 बचेंगे इसको रह देंगे, फिर 20 बन जाएगा, फिर 3 चंग 18 आएगा, फिर 2 बचेंगे इसको रह देंगे, तो 25 बन जाएगा। और 25 3 के बारे में नहीं आता है, तो मतलब 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 एकम 5, 0 ऐसे कैसे ही, फिर 5 एकम 5। अब देखो 5 से हमने भाग दे दिया है। अब देखो पीछे संख्या क्या है, 1 है, तो 5 से भाग नहीं जाएगा। तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या है उससे भाग दे के देखेंगे हम। 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7 आती है, तो 7 से भाग कर देखते हैं हम। तो देखो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 3 इसको दे देंगे, तो ये 30 बन जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेंगे इसको दे देंगे, तो ये 21 बन जाएगा। 7 के 21, तो ये 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 इसको दे दिए, 30 बन गया। 7 चौक 28, 2 इसको दे दिए, 7 के 21। अब देखो 7 से जाएगा क्या, तो अब 7 से नहीं जाएगा। तो अब किससे करके देखेंगे, इसके बाद वाली अभाज्य संख्या से। तो इसके बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी, 11 है। तो देखो 11 एकम 11, 3 बचेंगे इसको दे देंगे, 11 के 33, तो 11 से चला जाएगा। 11 एकम 11,
3 इसको दे दिया, 11 किया 33। फिर कैसे जाएगा बेटा, फिर 13 से जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो जब हमने इसका करा 5005 का, तो 5005 को हमने किस रूप में लिख दिया, तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार देखो एक और संख्या हमारे पास 7429। तो देखो पीछे विषम संख्या है तो 2 से दफक जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। देखो पहले गिन लेते इसको, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो 22 आ रहा है, तो ये भी 3 के पाड़े से नहीं जाएगा, है ना, 3 के पाड़े से भी नहीं जाएगा। और पीछे देखो 9 आ रहा है, तो 5 के पाड़े से भी नहीं जाएगा। तो 7 से करके देखते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ से भागने का तो उसकी 0, 7 6 42, फिर 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे, तो 7 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद 11 से करके देखेंगे हम, तो 11 6 66, है ना, 8 बचेंगे, इसको रह देंगे, तो 11 7 77, 5 बचेंगे, इसको रह देंगे, तो 59 हो जाएंगे, 11 के पाड़े से भी नहीं जाएगा। 13 के पाड़े से अगर करके देखेंगे हम, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, तो 13 5 65, 5 बार जा रहा है ना, 65, तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 इसको दे देंगे हम। 13 7 91, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे हम। 13 एकम 13, तो फिर 6 बच जाएंगे, तो मतलब 13 से भी नहीं जाएगा इसका भाग। तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 17, 17 से करके देखते हैं। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, तो 17 चौक 68, कितने बचेंगे इसमें से बेटा, 17 चौक 68, तो 6 बचेंगे, 6 इसको दे देंगे, 17 51, फिर 11 बचेंगे, 11 इसको दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 119। तो 17 के पहाड़ा में 119 आते हैं, तो हाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं बेटा, 7 बार आते हैं। तो आपको 17 का पहाड़ा आना चाहिए, तो ही हो पाएगा ये, 17 से जा रहा है ये, 17 चौक 68, 6 इसको दिए, है ना, 17 51, 11 इसको दिए, 17 7 119। अब देखो क्या वापस 17 के बारे से आ रहा गए, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, फिर 9 बचेंगे, इसको दे देंगे, 97 बन जाएगा। 17 के बारे में 97 नहीं आते हैं, तो फिर ये 17 के पाड़े से नहीं जाएगा। फिर अगली कौन सी अभाज्य संख्या 19 है, तो 19 के पाड़े से देख रहे हैं, तो 19 का 19, 19 दूना 38, तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 इसको दे देंगे हम, तो 57 बन जाएगा। तो 19 के पाड़े में 57 3 बार में आते हैं, 19 या 57, तो ये अब 19 के पाड़े से चल जाएगा। 19 का 19, 19 दूना 38, 3 इसको दे दिए, 19 या 57। अब जो आया वो आया 23, और 23 तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से जाएगी, 23 एकम 23। तो देखो ये वाला जो सवाल था कितना उलझाने वाला था, ये वाला सवाल कितना उलझाने वाला था। तो इस सवाल को आप ध्यान रखना, ध्यान से सोल्व करना, जैसा मैंने बताया उस तरीके से करने की कोशिश करना। तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए बेटा, 17 गुणित 19 गुणित 23। मतलब हमने क्या करा, 7429 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का वाला, दूसरा वाला 156 वाला इजी सवाल है, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसको, वो आपका होमवर्क है, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में, इसको नोट कीजिए। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर उसने हमसे पूछा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? जो उसी तरीके से बिल्कुल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। हमको करना क्या बेटा, तो ये हमको उसने जोड़ा दे दिया दो संख्याओं का। हमको क्या करना है, इनके दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनके एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। जब एलसीएम निकल जाए और एचसीएफ निकल जाए तो हमको क्या बताना है कि जब हम इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो जो आएगा वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। मैं आपको करके बता रहता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हो जाना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इन दोनों संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसका हल कैसे करेंगे, हमको इसके अंदर जांच भी करनी है। जांच करके बताना है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना वो फॉर्मूला सही होता है या नहीं। मतलब इन दोनों का एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल है ना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है ये 26 लिखा मैंने, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा 2 से, फिर 13 के पाड़े से 1 बार जाएगा। ओके, फिर दूसरा देखो 91,
3 के बड़े से देंगे क्योंकि पीछे 1 है ना। पहले देखेंगे 3 के बड़े जाएगा कि नहीं जाएगा ये, है ना। तो 3 के बड़े से नहीं जाएगा ये, क्यों? क्योंकि 9 और 10, 10 3 के बड़े में नहीं आते। फिर उसके बाद क्या आता है, 5 आता है। तो देखो 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 से भाग देने के लिए पीछे 0 या 5 चाहिए। तो अब 7 से देते हैं, तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 2 इसको दे देंगे, 7 के 21, 7 के बड़े से चल जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 के 21। फिर ये 13 के बड़े से चल जाएगा, 13 एकम 13। तो जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे किसके, 26 के 26 के क्या है बेटा, 2 गुणित 13, और उसके कितना है 91 के 7 गुणित 13। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन देखो ये कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ 26, 91 क्या आएगा बेटा, 13। और अगर एलसीएम के बारे में बात करेंगे दोनों का, 26 और 91 का एलसीएम के बारे में बात करेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, देखो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो, है ना। बाकी ये तो अलग अलग है तो उनको अलग अलग लिखो। मतलब 2 गुणित 7 गुणित 13, बात समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता दी है। 2 गुणित 7 गुणित 13, 13 कॉमन है इसको, इसलिए उसको एक ही बार लिखा। तो 2 7 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे हम तो 182 आएगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 एकम 3 होते 4, फिर ये कर दिया हमने 14 और ये हो गया 2 8 1, 182 एकदम राइट। तो एलसीएम 26 और 91 का जो है वो क्या आएगा बेटा, 182। तो देखो हमने दोनों का क्या कर दिया, उसने हमसे बोला था कि इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए। अब हमको जांच करके बताना, देखो जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो मैंने बताया था आपको पहले नंबर पे, उसकी हम जांच करेंगे कि वो फॉर्मूला सही होता है या गलत होता है। तो जांच करेंगे हम, तो देखो जांच करेंगे तो उसको फॉर्मूला क्या था, मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। पहले क्या था फॉर्मूला था कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी गुणित एलसीएम ऑफ ए कोमा बी जो होता है वो ए गुणित बी होता है ना। तो इसकी 2 साइडें होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट में होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। एलएचएस और आरएचएस। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस को लेके चलेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको पहले लिख देंगे, फिर आरएचएस को लेके चलेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे, फिर दोनों को मैच करेंगे कि हमारे एलएचएस और आरएचएस बराबर ही कि नहीं। तो ये सूत्र तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बताने के लिए लिखा मैंने। हम इसके अंदर अब क्या करेंगे बेटा, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए हम यहाँ पे पहले लेफ्ट में क्या आता है, ये आता ना, तो एलएचएस को सोल्व करेंगे पहले हम। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो जो मैंने नीचे लिखा था, है ना। उसके बाद आप ये लिख सकते हो एलएचएस। तो एलएचएस का जो पार्ट रहता है उसमें क्या रहता है बेटा, उसके अंदर रहता है एचसीएफ। अब हमारे पास ए और बी के भी रूप में कौन है, 26 और 91। तो 26 और 91 लिख देंगे हम, गुणित एलसीएम 26 और 91। तो क्या आएगा मुझे बताओ, एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 13, एलसीएम क्या था, एलसीएम था 182। तो इसका मतलब 13 गुणित 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इसलिए ये बराबर का निशान मैं यहाँ पे नहीं लगाते हुए इधर लगा रहा हूँ, आपको उधर ही लगाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 182, 13 इंटू 182। तो 182 के अंदर मैं 13 का गुणा करके बताता हूँ आपको। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब देखो ये 182 से कैसे आ जाएगा, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 2366। क्या आंसर आएगा बेटा, 2366। तो ये तो हमने एलएचएस निकाला, अब हमको आरएचएस निकाल के देखना है ना। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ये जो भी आया है, ये जो भी आया है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। दोनों का गुणनफल आया है ना। अब देखो आरएचएस के बारे में बात करते हैं, आरएचएस के बारे में बात करते हैं।
RHS मतलब क्या, तो उस साइड वाला हम ए और बी का गुणा करते हैं ना, तो ए और बी के रूप में हमारे पास क्या है 26 और 91, तो क्या करेंगे हम 26 गुणित 91, 91 के अंदर 26 से गुणा करेंगे। ये जो काम कर रहा हूँ ये रफ कार्य में करना बेटा है ना, 6 कम 6, 6 नमा की 54, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो 6 इसका का ऐसे ही, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 2366। तो इसका गुणनफल भी क्या गया बेटा, ये जो आया है क्या आया ये 2366। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर RHS। अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 नाम देना नहीं चाहो तो भी चलेगा, आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने समीकरण नंबर 1 व 2 नाम दे दिया है। अगर आप नहीं देना चाह रहे हो तो भले इसको मत दो, है ना, क्योंकि ये जो है इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन के फॉर्म में से मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है ना, इंग्लिश के नंबर लिखे हुए नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप तो यूँ कर देना LHS बराबर RHS। आपने देखा अपना LHS ही आ रहा है, RHS ही आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे LHS बराबर RHS। ओके, ये हमारा आंसर सही हो गया। उसने हमसे जांच करने की बोला था कि आप जांच भी करो, तो हमने जांच करके बताई, है ना, वो फॉर्मूला हमारा सही साबित हुआ। LCM और SCF का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये था हमारा सवाल दूसरा वाला, दूसरे का पहला, इसको नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे अगले के बारे में, नोट कीजिए इसको। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको वही काम करना है जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। यहाँ पे संख्या चेंज है बस, 510 और 92, है ना। हमको इनको क्या करना है, इनका SCF और LCM निकालना है और उसके बाद जांच करनी है। तो शुरू करते हैं बेटा, देखो इसको भी पहले 510 हम क्या कर लेते, गुणनखंड कर देते, अभाज्य गुणनखंड। देखो पीछे 0 2 के बारे चल जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 1 इसको रह दिया, 2 5 10, फिर 1 बचा इसको रह दिया, 2 5 10। ठीक है, अब देखो 5 और 5 10 और 2 12, पीछे 5 है, 2 के बारे से जाएगा नहीं, इसका योग क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 3 के बारे से चल जाएगा, 3 8 24, 1 बचा इसको रह जाए, 3 5 15। अब देखो अब 3 के बारे से नहीं जाएगा, अब 5 के बारे से जाएगा, 5 एकम 5, 3 इसको रह दिए, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो ये हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो 92 के भी करते हैं। 92 के देखो 2 के पाटे से कितने बार जाएगा, तो 2 चौक 8, 1 उसको ले दिया, 2 छंग 12, फिर 2 के पाटे से देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखो 23 तो एक अभाज्य संख्या 23 से जाएगी, 23 एकम 23। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, अभाज्य गुणनखंड कर दिए इनके। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए वो लिख देता हूँ पहले। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। और 92 के क्या हुए बेटा, 92 के हुए 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 गुणित 2 गुणित 23। ओके, अब देखो ये हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए, अब LCM और SCF निकाल देते। तो देखो ये 2 दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी है। अब 3 इसके अंदर है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन अब और कोई 2 ऊपर बचा नहीं है। तो अब हमको इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो जो कॉमन मिला वही क्या होता है बेटा, हमारा SCF होता है। तो इनका SCF जो होगा क्या होगा बेटा, 510 और 92 का 2। और अगर LCM के बारे में बात करेंगे तो देखो ये तो एक बार जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में। तो LCM के बारे में अगर बात करूँगा मैं, किसका 510 और 92 का, तो क्या आएगा, तो ये 2 तो एक बार ही आएगा क्योंकि कॉमन है इसलिए। बाकी 3 गुणित 5 गुणित 17 और ये 2 सब आ जाएंगे, है ना। तो 3 गुणित 5 गुणित 17, जो ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हो गई, नीचे क्या 2 गुणित 23, 2 गुणित 23, 2 गुणित 23। तो थोड़ा इसको व्यवस्थित करके लिख लो, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो पहले 2 को लिख लो, फिर 3 एक बार ही है तो 3 को एक बार लिख दिया, फिर 5 एक बार है, फिर 17 और फिर 23। समझ में आ रहा है बेटा,
ये क्या लघुत्तम होगा, अभी हम इसको हल कर लेते हैं एक बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक तो क्या हो गया 60 हो गया। अब 60 का मैं 17 में गुणा करता हूँ, 17 में 60 का करना तो मैं 6 का कर लेता हूँ, बाद में 0 लगा दूंगा। तो 17 छंग 102, ये हो गया 17 से गुणा 60 में। अब इसके अंदर कैसा करना बेटा, 23 का करना है। तो 23 का मैं करूँगा किस में, 10 20 के अंदर मुझे 23 का गुणा करना है। तो मैं अभी पीछे का 0 हटा रहा हूँ, 102 में किसका कर रहा हूँ, 23 का कर रहा हूँ, बाद में हम 0 लगा देंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2, 23 46। तो जो हमारा एलसीएम आया 23 46, और पीछे एक 0 हमने यहाँ पे लिखा नहीं था तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 23 460 जो हमारा इसका एलसीएम आया, क्या है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार वो। एलसीएम किसका, 510 और 92 का क्या है बेटा, तो आया 23 460। ओके, ये एलसीएम आ गया, नीचे बैठ के लिखना पड़ रहा है। तो बेटा एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करनी है, अब हमको जांच करनी है। तो जांच उधर कर लेते हैं हम। देखो इधर लाइन खींचता हूँ, इधर लाइन खींच दी मैंने, और इधर जांच कर लेते हैं हम। हाँ, जांच में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। तो एचसीएफ किस किस का बेटा, 510 और 92, इसका गुणा किससे, एचसीएफ से, एलसीएम से। एलसीएम किसका, 510 और 92, यहीं पे बराबर लगाना आप, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो क्या आया, एचसीएफ क्या है बेटा, एचसीएफ आया 2, एलसीएम क्या है, एलसीएम आया 23 460। तो 23 460 में 200 गुणा कर लेते एक बार। तो 2 का 0 में करो, 0 आएगा, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46 920। क्या है बेटा, 46 920। ये हमने क्या करा था, ये हमने एलएचएस निकाला है। एलएचएस किसका निकाला है, तो वो सूत्र जो हमने लिखा था ना, वो उसको हमको सिद्ध करना है ना, तो हमने एलएचएस पहले लिख दिया। अब आरएचएस में क्या करेंगे बेटा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो दोनों संख्या कौन सी, तो 510 और 92। आरएचएस में लिख रहा हूँ यहाँ पे 510 और 92। तो क्या आंसर आएगा, देखो करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा 510 है ना, और 92। अब देखो ये 510 के पीछे का 0 में अभी गायब कर रहा हूँ, आखिरी में हम एक 0 लगा देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 5 10, फिर देखो 9 के पाटे से 9 एकम 9, 9 5 45। तो देखो ये 2 इसका कैसे ही, ये 9, 5 और 1 6 और 1 4, और देखो वो एक 0 हमने इसका छोड़ दिया था, उसको 0 को मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जो आंसर आया क्या है, 46 920। क्या आंसर आया इन दोनों का गुणे का, 46 920। तो देखो ये आंसर और ये आंसर तो सेम आ रहा है, मतलब ये एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ओके, तीसरा बेटा आपका होमवर्क है ना, तीसरा आपका होमवर्क है, तो ये नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ओके, नोट कीजिए इसको।